बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस आसान लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चोक कॉइल के बारे में और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये चोक कॉइल में जो लफ्ज़ चोक है इसका क्या मतलब है। लफ्ज़ जो चोक है इसका मतलब है गला घोंटना या फिर फंदा लगाना। इसका मतलब ये जो चोक कॉइल है ये किसी न किसी चीज़ का गला घोंट रही होगी या गला दबा रही होगी या किसी न किसी चीज़ को रोक रही होगी आगे जाने से। अब ये किनको आगे जाने से रोक रही है, ये हम यहाँ पर समझते हैं। और यहाँ पर हम ये समझेंगे कि अगर चोक कॉइल किसी चीज़ को रोक रही है, तो वो क्यों रोक रही है? उसका जो प्रैक्टिकल आंसर है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चोक कॉइल को हम कॉमनली या आम तौर पर लफ्ज़ों में कहते हैं चोक। यानी उसके साथ अगर लफ्ज़ कॉइल ना भी लगा हो, तो भी आपने समझ लेना है ये चोक कॉइल ही है। उसके बाद ये जो चोक कॉइल है दरअसल एक किस्म का इंडक्टर है। तो अगर इंडक्टर को आप इस तरह की शेप में बनाएं तो फिर इस कॉइल का नाम या इस इंडक्टर का नाम चोक कॉइल हो जाता है। अब दूसरी चीज आपके पास ये है कि जो चोक कॉइल का काम है वो ये है कि वो ब्लॉक करे हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट्स को। अगर किसी करंट की फ्रीक्वेंसी हायर है तो उस हायर फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट को रोकना है मैंने अगर, तो मैं बीच में लगा दूंगा चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या करेगी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट को रोक देगी और उसको आगे जाने नहीं देगी। इसीलिए हमने कहा कि इसका जो काम है वो ये है। उसके बाद ये अलो करेगी डीसी करंट को, यानी डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर होती है, तो डीसी करंट को भी ये अलो करेगी और साथ साथ में जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट्स हैं उनको भी आगे जाने देगी। मतलब कि अगर किसी सर्किट के बीच में ये चोक कॉइल लगा होगा तो ये चोक कॉइल में से डीसी करंट जाएगा, इसको इजाजत देगी। लोअर फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट जाएगा, उसको भी इजाजत देगी। अगर कोई हायर फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट इसमें से जाने की कोशिश करेगा तो ये उसका गला दबाकर उसको वहां पर ही रोक लेगी, यानी उसको चोक कर लेगी। तो हमने यहाँ पर इसका काम समझ लिया कि चोक कॉइल का जो मेन और अहम पर्पज है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो हायर फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट को रोक ले। अब क्यों रोके? इसके अंदर क्या है तो बिल्कुल ये तारें बंधी हुई हैं। इनके अंदर क्या चीज है और ये प्रैक्टिकली क्यों जो है वो अलो नहीं कर रही हायर फ्रीक्वेंसी वाले करंट को, ये चीज अगर आपने समझनी है तो वो यहाँ पर आपने जरूर समझनी है। उसके बाद आपके पास ये जो चोक कॉइल है ये हमारी मोस्टली एसी सर्किट्स में इस्तेमाल होती है। अब आप कह रहे हैं कि एसी करंट को तो ये रोक रही है, फिर ये एसी सर्किट्स में इस्तेमाल क्यों हो रही है? एसी सर्किट्स में इस्तेमाल इसलिए हो रही है कि अगर कोई एसी सर्किट हो और उसमें से हमें वो एसी करंट चाहिए जो कम फ्रीक्वेंसी वाला हो, तो ये उसमें से कम फ्रीक्वेंसी वाले को इजाजत देगा। और हम चाहते हैं कि एसी सर्किट में हायर फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट ना आए, तो फिर ये काम करेगा कि हायर फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट को रोकेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट को और डीसी करंट को उसमें से आगे जाने की इजाजत देगा। अब ये जो एप्लीकेशन है आपके पास इस चोक कॉइल की वो ये है कि चोक कॉइल हमें एक किस्म का स्मूथ और नॉइज फ्री डीसी सिग्नल देती है। ट्रैक कॉइल का चूंकि काम ही यह है कि हायर फ्रीक्वेंसी को रोके, यानी उसके अंदर जो नॉइजेज हैं उनको रोके, नॉइजेज को रिड्यूस करके कम करके उनको साफ करके हमें जो बाद में सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल आपको डीसी सिग्नल मिलेगा। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि नॉइज को रिड्यूस कर ले, नॉइज को आगे जाने ना दे या हायर फ्रीक्वेंसीज को आगे जाने ना दे। और यहाँ पर हमने कहा कि ये इस्तेमाल होता है ऑडियो एम्पलीफायर्स में, जिस तरह आपके पास जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। आपने अगर पुराने दौर की टेप देखी हो या रेडियो का सर्किट अगर आपने तोड़ा हो या कोई ऐसी सर्किट आपने इस किस्म का टीवी वगैरह का तोड़ा हो, तो उनके अंदर इस किस्म के राउंड सर्किट्स लगे होते हैं। अब ये जरूर जिनने हरकत की होगी उन्होंने इस किस्म के इक्विपमेंट को जरूर देखा होगा। अब ये आपका ऑडियो ऑडियो एम्पलीफायर्स में इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? वो इसलिए ताकि अगर ऑडियो एम्पलीफायर में या साउंड वाले स्पीकर के अंदर या साउंड में अगर कोई तेज आवाज आ जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसीज हायर हैं, तो ये चोक कॉइल उसको रोक लेगा कि भाई यहाँ पर आपकी हायर फ्रीक्वेंसी इसलिए आप ना जाओ।
उन करंट्स को इसमें से अपने अंदर से जाने देगा, उन साउंड के सिग्नल्स को अपने अंदर से जाने देगा, जो साउंड के सिग्नल थोड़ा जरा सा तहजीब तमीज वाले होंगे, और जो साउंड तेज होंगे, हायर फ्रीक्वेंसीज वाले होंगे, बदतहजीब होंगे, उनको अपने अंदर से जाने नहीं देगा। दूसरी चीज, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी या आरएफ सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, जो आपके एफएम आपकी रेडियो के अंदर होती है, तो एफएम के अंदर भी आपके लिए इन सर्किट्स का होना जो है वो जरूरी होता है, तो उनके अंदर भी ये चोक कॉइल इस्तेमाल की हुई होती है। तीसरा आपके पास है नॉइज फिल्टरिंग सर्किट, चूंकि ये अपने अंदर से किसी भी हायर फ्रीक्वेंसी वाले करंट को जाने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये अपने अंदर से किसी भी नॉइज को जाने नहीं दे रहा, इसलिए इस सर्किट का नाम नॉइज फिल्टरिंग या इस इक्विपमेंट का नाम नॉइज फिल्टरिंग इक्विपमेंट कहेंगे। और जिन सर्किट्स का काम नॉइज को फिल्टर करना होता है, उन सर्किट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नॉइज को फिल्टर किया जा सके, उसको छानबीन करके आगे वो सिग्नल भेजा जाए जो स्मूथ हो और जो साफ सिग्नल हो। उसके बाद हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या है, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या है। अगर हम इसका एक दूसरा नाम पढ़ें, अगर आप ऐसे कहें रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो भी गलत नहीं होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की, इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस है इंडक्टर की, और रेजिस्टेंस वो है रेजिस्टर की या इंडक्टर की रेजिस्टेंस। अब यहां पर अगर आप पढ़ रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका मतलब दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, और इंडक्टर की रेजिस्टेंस का जो नाम है वो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है या इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब यहां पर हमने ये जो स्टेप्स लिखे हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेप है आपके बुक से। अगर आप समझना चाहते हैं तो हम आपको ये समझाते हैं कि किस तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस वजूद में आती है, लेकिन हमारे बुक के अंदर ये डेफिनेशन है और उसके बाद ये आपके पास जो है फार्मूलाज है। अब यहाँ पर पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर इस डेफिनेशन के अंदर ये जो प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर हम वो स्टेप्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ताकि आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो समझ आ जाए कि ये रिएक्टेंस असल में वजूद में कैसे आई। अब ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज द अपोजिशन एन दैट एन इंडक्टर ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। अगर किसी इंडक्टर में से एसी करंट फ्लो हो रहा होगा, उस एसी करंट को जो रुकावट इंडक्टर की तरफ से मिल रही है, उस रुकावट का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब दोबारा आप इसे समझें कि अगर ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर में से कोई एसी करंट गुजर रहा है, और ये इंडक्टर उस एसी करंट को आगे फ्लो होने नहीं दे रहा, उस करंट को आगे फ्लो होने में अपोजिशन दे रहा है, तो उस रेजिस्टेंस का नाम जो इंडक्टर दे रहा है एसी करंट को, उस रेजिस्टेंस का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब यही चीज हमारे पास डेफिनेशन है कि द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर is not to flow the AC current through it, that resistance is known as inductive reactance। अब यहाँ पर हम यहाँ ये समझते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे वजूद में आती है, और ये अपोजिशन जो दे रहा है इंडक्टर, ये क्यों दे रहा है, इस इंडक्टर के कौन सा जादू है कि ये जो वायर की वाउंडिंग है, वायर को आपने मरोड़ा, उसके बाद इसके अंदर कौन सा जादू आ जाता है कि अब ये एसी करंट को जो है वो रुकावट दे रहा है, अपोजिशन दे रहा है, ये क्यों। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आप समझे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इंडक्टर लेंगे और उस इंडक्टर के साथ आपने एसी सप्लाई अटैच किया। एसी सप्लाई अटैच किया तो इसका मतलब आपने अभी एसी वोल्टेज को सप्लाई किया है, अप्लाई किया है। तो हमने पहला वोल्टेज लिखा कि एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू इंडक्टर। इस इंडक्टर को आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया, अप्लाई हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि जैसे ही एसी करंट इस इंडक्टर में से गुजरेगा, तो एसी करंट का मकसद है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब चेंजिंग करंट, और चेंजिंग करंट जब भी किसी चीज में से गुजरता है, तो चेंजिंग करंट पैदा करता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड। हमने यूनिट 18 में पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है और वो करंट कैरी कर रहा है, तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ये हमने पढ़ा है। यहां पर यह है कि इंडक्टर के में से करंट गुजर रहा है,
तो करंट के गुजरने की वजह से इस इंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। यहां बात तो बात सेम है। अब चूंकि ये करंट चेंजिंग करंट है, चूंकि ये करंट अल्टरनेटिंग करंट है, इसी वजह से इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरी चीज ये हो गई आपकी। अब तीसरी चीज ये है कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ। ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 19 के अंदर। अब हमने पढ़ा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो इस इंडक्टर के अराउंड पैदा हो रही है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी अपना एक अलग से ईएमएफ इंड्यूस करेगी, अपना एक अलग से करंट इंड्यूस करेगी। तभी हमने लिखा कि दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द इंडक्टर बाय ओबेइंग द फेराडेज लॉ। तीसरी चीज आती है जो हमने उसी चैप्टर 19 के अंदर पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कि ये जो अब यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगी उस काज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा किसने किया है? आप कहेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किससे आई है? चेंजिंग करंट से, यानी करंट से। तो इस ईएमएफ को पैदा करने का जो वजह है, इस ईएमएफ को पैदा किसने किया है? आप कहेंगे करंट को। करंट ने पैदा किया है। अगर करंट ने इस ईएमएफ को पैदा किया है तो ये ईएमएफ पैदा होने के बाद उसी करंट को रोकेगी। ये हमें कहा है लेंज लॉ ने। अब ये ईएमएफ रोक रही है उसी करंट को जिसने उसको पैदा किया है। इसका नाम है लेंज लॉ। और लेंज लॉ इसी वजह से नेगेटिव साइन भी देता है। और इसी तरीके से ये ईएमएफ अपोज करेगी चेंज इन करंट दैट क्रिएटेड इट। और ये जो अपोजिशन है, जो ये ईएमएफ दे रही है उस करंट को जिसने उसको पैदा किया था, यही अपोजिशन इंडक्टर के अंदर कहलाई जाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडक्टर जब रोकता है किसी भी करंट को अपने अंदर आने से, उस रेजिस्टेंस का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब दूसरी चीज आप यहां पर समझे, अगर करंट ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा और रुकावट भी ज्यादा। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, अगर चेंजिंग करंट ज्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा। अगर चेंजिंग करंट कम होगा तो ईएमएफ भी कम। यहां पर हम कह के आए हैं, अगर चेंजिंग करंट ज्यादा होगा यानी हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको क्या करेगा? रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि हमने कहा कि चेंजिंग करंट ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा, और जितनी ईएमएफ ज्यादा उतनी ईएमएफ अपोजिशन भी ज्यादा देगी। जितना चेंजिंग करंट कम उतनी ईएमएफ कम, उतनी अपोजिशन भी फिर कम मिलेगी। इसलिए हमने यहां पर कहा कि जब आपके पास अगर कम फ्रीक्वेंसी वाला करंट होगा, यानी चेंजिंग करंट यानी एसी करंट कम होगा, तो उसको रुकावट कम मिलेगी और वो उसमें से पास हो जाएगा। यहां तक तो एक चीज आपके पास सिंपल ये है। दूसरा, हमने इसी सेम चीज को यहां पर भी साबित करना है। यहां तक आप जरूर उसको वेट करके समझे। अब ये हमने डेफिनेशन समझी। उसके बाद हमने ये बात समझी कि चूंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक किस्म की रेजिस्टेंस है जो कि इंडक्टर की तरफ से दी जाती है एसी करंट को, यानी कि एसी करंट को वो रोकती है। अगर ये रोक रही है, अगर ये रेजिस्टेंस दे रही है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो भी ओहम होगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी असल में रेजिस्टेंस के खानदान से है। इसका भी काम रोकना है, इसीलिए उसका जो नाम होगा वो भी ओहम होगा। अब दूसरी चीज हमारे पास ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम जो शो करते हैं, वो शो हम उसको रेजिस्टेंस वाली आर से नहीं करते, बल्कि हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो करते हैं एक्स एल से। रिएक्टेंस को हम शो करेंगे एक्स से और इंडक्टिव को हम शो करेंगे एल से। अब ये हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर ये होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो हम लिखेंगे रिएक्टेंस और ये सी। अब ये हो जाएगा इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप जरूर उसके अंदर जाके समझे। यहां पर मैंने जो बात की लेंज लॉ की, अगर आपको ये लेंज लॉ वाली डेफिनेशन समझनी है कि किस तरह ईएमएफ अपोज करती है उस काज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया,
सेम टू सेम अगर इन्हीं लफ्जों को बेहतर नमूने से, प्रैक्टिकल नमूने से, फिगरेटिवली समझना है, तो हमारा जो लेंस लॉ वाला टॉपिक है उसके अंदर आप जरूर जाएं। उसके अंदर हमने इस स्टेटमेंट को पूरे वीडियो के अंदर इंतहाई आसान करके फिगरेटिवली समझाया है, ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है ये समझ आ जाए कि किस तरह ईएमएफ अपोजिशन देती है करंट को जिसने उसको प्रोड्यूस किया। बहरहाल यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि जो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको हम डेनोट करते हैं एक्स एल से। अब हमारे बुक के अंदर जो फार्मूला है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, जो कि डायरेक्टली रिटन है, इसीलिए हमने डायरेक्टली राइट किया है। अगर डेरिवेशन होती तो हम जरूर लिखते, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला है तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, और आप के लिए भी बेहतर है इसी को सही नमूने से समझें। इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होती है ओमेगा इंटू एल, यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस। अब ये जो आपके पास ओमेगा है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होती है 2 पाई एफ के। इसीलिए आपने जहां पर ओमेगा लिखा था वहां पर आपने लिखा है 2 पाई एफ, और जहां पर एल था वहां पर आपने एल लिख दिया। तो अब आपके पास जो एक्स एल है वो बराबर है 2 पाई एफ एल के। अब ये जो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसको हम जाहिर कर रहे हैं एक्स एल के साथ, ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर की अपनी रुकावट कोई ना कोई दे रहा होगा। यहां से साबित हुआ कि अगर एसी करंट जो उसके अंदर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको रुकावट ये कम देगा, और अगर फ्रीक्वेंसी हायर है जिस तरह आपके पास ये करंट है, अगर हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट इस इंडक्टर में से जाएगा तो ये इसको अपने अंदर से जाने नहीं देगा, ये इसको रुकावट देगा, ये इसको रोकेगा। अगर कोई करंट है जो कि डीसी करंट है, इसको फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी इसको नहीं है डीसी करंट को, बिल्कुल कम फ्रीक्वेंसी वाला है, अब ये इंडक्टर में से आराम से गुजर लेगा। अब यहां से ये बात साबित हुई कि इंडक्टर की जो दुश्मनी है वो हायर फ्रीक्वेंसी से है। अगर कोई चीज हायर फ्रीक्वेंसी वाली उसमें से गुजरेगी तो इंडक्टर उसको उसमें से अपने अंदर से जाने नहीं देगा। अगर कोई लोअर फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो उसमें से वो गुजर जाएगा। ये बात यहाँ फार्मूले से भी साबित हुई कि एक्स एल जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। और दूसरी चीज आपके पास ये है कि एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से। एल का मतलब है इंडक्टेंस। अगर इंडक्टर की इंडक्टेंस ज्यादा है, यानी कि उसको मैग्नेटिक फील्ड को रोक स्टोर करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है, इंडक्टेंस, अगर उस इंडक्टर की इंडक्टेंस ज्यादा होगी तो भी वो रेजिस्टेंस एसी करंट को ज्यादा देगा। यानी कि अगर फिर उसमें से एसी करंट जाएगा और उसकी इंडक्टेंस ज्यादा है तो ये उसको ज्यादा रोकेगा। बहरहाल यहाँ से दो बातें साबित हुई कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। यहाँ पर आपने जो चीजें समझी सेम टू सेम ये चीजें हमने कैपेसिटर के अंदर भी पढ़ी थी। कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी वो फ्रीक्वेंसी से भी इनवर्स थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपनी कैपेसिटेंस से इनवर्स थी। और ये चीजें हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाले टॉपिक के अंदर, जो कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक से अंदर पढ़ा है, आपने वो जाकर जरूर देखना है अगर आपने नहीं देखा, ताकि आपको कैपेसिटर का भी पता चले, आपको इंडक्टर का भी पता चले। तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल आसानी से समझ आई हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके जो दोस्त हैं सेंटर और एकेडमी में उनके साथ हमारे लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें हम शेयर करेंगे इस टॉपिक को। तो तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।